उसकी वाइफ ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी, यहाँ तक कि उसने मूव करना छोड़ दिया था। उसकी हालत को देखते हुए वो अपने वाइफ को एक अजीब तरह के स्टेच्यू गिफ्ट करता है। साथ ही वो खाने में अपनी मेडिसिन का ओवरडोज दे देता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे डॉक्टर ने ही कहा हुआ था। वजह यह था कि वो उसके वाइफ को दर्द भरी इस बोरिंग सी जिंदगी से आजादी देना चाहते थे। अब उस लेडी का हस्बैंड इस तरह के काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी इसे ऐसा करना पड़ गया। लेकिन ठीक उसी टाइम पर उस लेडी का हाथ मूव करने लग जाता है और वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है। अपने धर्म पत्नी को मूव करता हुआ देखकर उसका हस्बैंड उसे वॉमिटिंग कराने लग गया, क्योंकि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन तभी उसकी वाइफ का सर टेबल से लगा और सामने जो स्टैच्यू उसने रखा था वो उसके सर में ही घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर उस लेडी का हस्बैंड जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को सारी बात बता देता है। उसके मूव करने से लेकर उसके मरने तक की बात बता दिया। डॉक्टर कहने लगा कि अपनी वाइफ की डेड बॉडी का जल्दी से कुछ करो, यानी उसे कहीं पर दफन कर दो या कहीं फेंक दो। डॉक्टर की बात मानकर उस लेडी का हस्बैंड ठीक ऐसा ही करने लगा। वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को एक बॉक्स में डाल देता है, लेकिन बॉक्स छोटा होने की वजह से उस लेडी के पैर अंदर नहीं आ रहे थे। अब जब ऐसा नहीं हो पा रहा था तो ये आदमी अपनी पत्नी का दोनों पैर को काटकर अलग कर दिया और कटे हुए पैरों को बॉक्स में डालकर लिफ्ट के जरिए वहां से लेकर जाने लगा। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट बंद पड़ जाती है। अब उस आदमी के साथ जो होने वाला था वो हमारे सोच से परे था। उस बॉक्स से बहुत सारा खून बाहर आने लगा, जिससे लिफ्ट पूरे खून से ही भर जाती है। इस बात की वजह से उस लेडी का हस्बैंड काफी डर जाता है और वहां से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट के डोर को ओपन करने की लाख कोशिश करने लगा। ठीक उसी टाइम पर वहां पर उनकी नेबर भी आ जाती है और वो उस आदमी की मदद करने लग गई। उसे लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट चल पड़ती है और सीधा नीचे की तरफ जाने लग गई। तभी वो आदमी बाहर देखने लगा और उसे अपने वाइफ के साथ गुजारे गए सारे पल याद आने लगते हैं। और तभी अचानक से बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें से उस लेडी का भूत निकलकर बाहर आ गया और उस लेडी का भूत अपने हस्बैंड के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि यह सब कुछ इस आदमी की इमेजिनेशंस थी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि काफी डिप्रेशन की वजह से उस आदमी का मेंटल बैलेंस खराब हो चुका था। लिफ्ट के बाहर पुलिस भी पहुंच चुकी थी और पुलिस को डेड बॉडी वाला बॉक्स भी मिल जाता है और इस आदमी को पकड़कर मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। सैम को यह स्टोरी भी काफी अच्छी लगती है। सैम डार्क से कहने लग गई कि आपकी सारी स्टोरीज काफी अच्छी और काफी इंटरेस्टिंग है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारे कहानी में बहुत अच्छा मोरल भी मौजूद है, और वो यह था कि जो भी किसी के साथ बुरा करता है उसका अंजाम भी काफी बुरा ही होता है। इसके बाद डार्क सैम को सीधा बेसमेंट में लेकर जाता है और यहाँ पर सैम डार्क के सामने खुद को इस तरह से रिवील करती है। उसे कहने लग गई कि मैं यहाँ पर किसी जॉब के लिए नहीं आई हुई थी, बल्कि यहाँ कॉफिन में रखे गए उस बच्चे के लिए आई हूँ जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई थी। वो बताती है कि इस बच्चे की मौत की रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। यहाँ पर सैम डार्क को अपनी स्टोरी सुनाने लग गई, कहने लग गई कि मैं इस बच्चे की बेबी सिटर थी और उस दिन उस बच्चे की पेरेंट्स घर पर नहीं थे और उन्होंने सैम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था कि अगर सैम को भूख लगे तो वो कुछ भी बनाकर खा सकती है। जहाँ पर सैम बड़ी मजे से मीट यानी गोश्त बना रही थी, लेकिन तभी टीवी पर यह न्यूज दिखाई गई कि मेंटल असाइलम से कुछ पेशेंट निकलकर भाग चुके हैं और तभी उसी घर में सैम को एक इंजर्ड आदमी नजर आता है। सैम उस आदमी की हेल्प करती है, लेकिन जब वो यह न्यूज सुनती है तो उसे उस आदमी पर शक होने लग गया था कि कहीं ये मेंटल असाइलम से भागकर तो नहीं आया, और इसीलिए वो उस आदमी का हाथ मीट ग्राइंडर में डालकर काफी बुरी तरह से ग्राइंड कर देती है और वहाँ पर सैम और उस आदमी के बीच काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट की वजह से सैम बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही वो आदमी उस बच्चे की रूम में जाने लगा था, लेकिन तभी सैम को होश आ गया और वो उसके ऊपर कूदकर चढ़ जाती है। रोकने के चक्कर में सैम और उस आदमी के बीच एक बार फिर से घमासान फाइट होने लग जाती है। इसी फाइट के दौरान आदमी स्टेयर से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर सैम आ जाती है और उस आदमी से कहने लगी कि तुम स्टूपिड हो, तुम्हारी वजह से मेरा डिनर खराब हो गया। यह कहने के बाद वो उस आदमी के सर पर टीवी ही उठाकर जोर से मारती है, जिससे उसका सर क्रश हो जाता है। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस बच्चे की पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो उस मरे हुए आदमी को देखकर काफी शॉक्ड में आ चुके थे। वो
डरने लग गए थे, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बच्चे का बेबीसिटर था। और सैम उस बच्चे की बेबीसिटर तो थी ही नहीं, बल्कि सैम तो एक मेंटल पेशेंट थी, और ये उन्हीं में से एक थी जो मेंटल असाइलम से भाग गए थे। तभी उस बच्चे के पेरेंट्स देख पाते हैं कि उनका बच्चा भी वहाँ से गायब हो चुका है। वो अपने बच्चे को हर तरफ ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। और काफी खोजने के बाद जब वो अपने ओवन खोल कर देखते हैं तो वो यह देखकर काफी हैरान रह गए, क्योंकि उसमें सैम जिस गोश्त को बना रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि उनके बच्चे का ही था। यहाँ पर हम यह बात जान पाते हैं कि सैम असल में एक सीरियल किलर थी। वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, और सीरियल किलर होने के साथ साथ वो एक कैनिबल भी थी। कैनिबल वो लोग होते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं, लेकिन यहाँ सैम सिर्फ बच्चों को कैप्चर करके उन्हें काट कर खा जाती थी, और बच्चों को मारने के बाद निशानी के तौर पर उनका एक दांत अपने पास रख लेती थी। अब क्योंकि वो इस बच्चे का दांत नहीं ले पाई थी, इसीलिए वो इस मोर्चरी में बच्चे की दांत लेने के लिए आई थी। इतना बताने के बाद सैम डार्क को भी चाकू से स्टैब कर देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि डार्क अचानक जोर जोर से हंसने लग जाता है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जहाँ पर सैम ने चाकू को स्टैब किया था वहाँ से खून नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब चिपचिपा सा लिक्विड निकल रहा था। इतना देखते ही सैम की हवा टाइट हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग गई, लेकिन सैम अब मोर्चरी में काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो वहाँ से भागने की काफी कोशिश करती तो है, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मोर्चरी यानी मुर्दा घर कोई भूल भुलैया बन चुका हो, और यह सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि डार्क ने ही कर रहा था। इसके बाद सैम वहाँ की लाइब्रेरी में आ जाती है, जहाँ पर डार्क उसे कहने लगा कि बेटा अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो क्या क्या होता जाता है। यह कहने के बाद डार्क वहाँ पर काफी सारे बुक्स गिराने लग जाता है। इन सारे बुक्स में उन सभी बच्चों की स्टोरी थी जिन्हें सैम ने बुरी तरह से उन्हें काफी ब्रूटल तरीके से मार डाली थी, जबकि वो सारे बच्चे इनोसेंट थे। कि तभी उन सभी बुक्स में से उन सारे बच्चों की सोल बाहर निकलने लग जाते हैं। सारे बच्चों की सोल मिलकर सैम को जकड़ लेती है और उसे खाने लग जाती है, और इसके बाद सैम के बॉडी में वही चिपचिपा लिक्विड डाल देता है और बाद में उसके बॉडी पर स्टेट्स लगा देता है। और ऐसा करने के बाद डार्क भी उस मोर्चरी से बाहर निकल गया, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही डार्क बाहर आया वो डस्ट बनकर गायब हो जाता है, जिससे यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि डार्क भी कोई इंसान था ही नहीं बल्कि वो तो डार्क की सोल थी। तभी हम मोर्चरी में देखते हैं कि सैम की अचानक से आंख खुल गया। इसका मतलब यह था कि डार्क के बाद इस मोर्चरी कलेक्शन को सैम ही चलाने वाली है। इसके बाद यहीं से सीन सीधा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह सारी स्टोरी सैम उसी बच्चे को सुना रही थी जो न्यूज़पेपर बांट रहा था, जिसे हमने इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में भी देख रखा था। वो बच्चा सैम से डर जाता है और उससे कहने लगा कि मुझे देर हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ। जिस पर सैम उससे कहने लगी कि इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे अभी तो डिनर भी बनाना है और हमने मिलकर डिनर करना है। और सैम के ऐसा कहते ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में नेक्स्ट मूवी का नाम लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।